चलिए बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। FPR 1 की क्लास अरेंज की आप लोगों के लिए, और टाइम टेबल के हिसाब से मुझसे पहले आई थिंक दो टीचर आपके साथ और अपने अपने पोर्शन को डिस्कस करके गए होंगे। मुझसे पहले क्लास किसकी थी सर? GM की। इकबाल साहब की क्या करवाया उन्होंने? ठीक है। सर GM ने क्या करवाया? चलिए बेटा, आपके साथ FPR 1 की भी मेरी आज पहली क्लास अरेंज की गई है। पहली क्लास के अंदर सबसे पहले हमें डिस्कस करना चाहिए कि सर हमारे FPR 1 का पूरा सिलेबस आखिर है क्या। उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से टीचर पढ़ाने में इन्वॉल्व है, और उन टॉपिक की एग्जाम इम्पोर्टेंस क्या है। FPR 1 का बेटा एक लंबा सिलेबस है। TSA के अंदर पढ़ाने के अंदर तीन टीचर आपके पास इन्वॉल्व होंगे। मेजर पोर्शन पढ़ाने के लिए मेरे पास है, और एंड में आके चीज़ों को वाइंड अप या समेटना भी मैंने ही है। हम लोगों को कोई ग्रुप बनाए व्हाट्सएप पे? कोई नहीं बनाया। अब मुझे अगर ये जो ऑनलाइन बैठे हुए 15 बच्चे, इनको शेयर करना हो, कहाँ पे शेयर करूँ? आप लोग कौन कौन से सेक्शन के जो ऑनलाइन बैठे हुए भाई, जरा बता दें मुझे। जैसे A6 के, A4 के भी अच्छे। मैंने सर A4, A5, A6 तीनों में सेंड कर दिया। आपका बेटा FPR 1 का जो 100 मार्क्स का पेपर है, इसका एक फिक्स फॉर्मेट है। आपको टोटल 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इन 9 क्वेश्चन को आई कैप दो सेक्शन में पूछता है। सेक्शन A एंड सेक्शन B।
सेक्शन ए ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर बेस करता है। सेक्शन बी ये लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर बेस करता है। सेक्शन ए में कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स से ज्यादा का नहीं होगा। सेक्शन बी में कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स से कम का नहीं होगा, लेकिन 20 मार्क्स से ज्यादा का भी नहीं होगा। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन लाजमी तौर पे एमसीक्यू का होगा। यह आईकेएप का फिक्स रूल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, चाहे आपका FAR 1 हो या FAR 2 हो। सेक्शन ए के अंदर एक क्वेश्चन लाजमी एमसीक्यू का होगा। एमसीक्यू के लिए अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। आपको जो भी लेक्चर दिए जा रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, इसी में रहते हुए एमसीक्यू की प्रैक्टिस निकल आती है। लेकिन फिर भी अगर आप एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हर चैप्टर के एंड में स्टडी टेक्स्ट के अंदर 15-20 क्वेश्चन एमसीक्यू के मौजूद हैं। आप उनकी भी एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपके पास बेटा मैनुअल पेपर आप देने जा रहे हो, तो एक इम्पोर्टेंट बात आपके जहन में और होनी चाहिए। ये जितने भी मैनुअल पेपर हैं, जब आप देने जाते हो ICAP, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा तो आपको पता ही है हर पेपर 3.25 घंटे का होता है। पहले 15 मिनट आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो कहलाता है रीडिंग टाइम। उसमें आपके हाथ में कॉपी नहीं होगी, सिर्फ आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर सकते हो और रीड करके देख सकते हो क्या कुछ पेपर में पूछा गया है। उसके बाद आपको 15 मिनट के बाद कॉपी मिल जाती है, आंसर शीट। अब आप इस पर लिखना शुरू कर सकते हो। जब आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो उसमें सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है, लिखा हुआ होता है अटेम्प्ट होल पेपर इन ब्लैक पेन ओनली। ये मैं पता है आप लोगों को कि जितने मैनुअल पेपर हैं इसमें आप ब्लू पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब वो चाहे जेल पेन इस्तेमाल करो, बॉल पेन इस्तेमाल करो, इंक पेन इस्तेमाल करो, वो आपके अपने ऊपर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन ही होगा। किसी और पेन से लिखेंगे कॉपी चेक नहीं होगा। ऐसा ICAP ने पिछले कुछ सालों से किया है। ICAP बेटा अब चला गया है ई मार्किंग के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग। अब ट्रेडिशनल तरीका क्या है, आपने देखा होगा जो इंटर मैट्रिक की कॉपी चेक होती है, कॉपी बंडल बांध के चेकर को दे दी जाती है। चेकर चेक करके मार्किंग करके उन कॉपी वापस कर देता है। ICAP अब ऐसा नहीं करता। ICAP ने कॉपी को चेक करवाने के लिए पूरा एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है। मान लो मैं उनका चेक करूँ, ठीक है, हालांकि हूं नहीं, क्योंकि वजह क्या है, जो टीचिंग करेगा ना वो पेपर बनाएगा ना वो चेक कर सकता है। ये ICAP का रूल है। अगर पेपर बनाना है या चेक करना है तो आपको टीचिंग छोड़नी पड़ेगी, तो कम अज कम मैं तो नहीं छोड़ सकता। ठीक है सर, चलो। अब वो ये कहते हैं जब आप कॉपी देके चले जाते हो तो हम आपकी कॉपी को फौरी तौर पे स्कैन करते हैं और स्कैन करके अपने सॉफ्टवेयर के जरिए हम अपने चेकर को ईमेल कर देते हैं। मान लो मुझे ईमेल आ गई आपकी कॉपी, जब स्कैन होकर कॉपी मुझे मिलेगी मैं उसी सॉफ्टवेयर में रहते हुए चेक करूंगा। उस कॉपी के अंदर मैं हर क्वेश्चन के अंदर मार्क्स दे रहूंगा। अब होता क्या है, जब कॉपीज को स्कैन किया जाता है, स्कैनिंग ब्लैक कलर की बहुत अच्छी हो जाती है। स्कैन होने में कोई चीज रह नहीं जाती। ब्लू कलर वगैरह के अंदर कभी कभी कोई चीज स्कैन होने से रह जाती है, या बहुत हल्की लिखी भी हो तो स्कैनिंग में रह गए तो आपके मार्क्स रह गए। जब रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं तो बाद में आप लोगों की कॉपी डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि कॉपी उनके पास सेव हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक शक्ल के अंदर। तो आप अभी से सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन से लिखने की आदत डाल दो, क्योंकि आपने उसी से अब सारे मैनुअल पेपर को अटेम्प्ट करना है। ICAP ये नहीं कहता कि आपने दोनों सेक्शन पास करने, मतलब आपको पास करने के लिए 50 मार्क्स चाहिए। आप दोनों सेक्शन के मिला के 50 मार्क्स ले आओ, पेपर आपका निकल गया। पेपर के अंदर थ्योरी भी आती है। थ्योरी अलग से कोई नहीं आती, जो आप लोग नॉर्मली बुक में पढ़ते हो या हैंडआउट में आपको मिलती है, वही थ्योरी पेपर में पूछ ली जाती है। इस बार भी एक चैप्टर का सवाल थ्योरी बेस्ड आया है और एक थ्योरी उसने अलग से भी पूछी है। अब आइए जरा डिटेल में देखते हैं
हमारा सिलेबस है क्या। अभी मैंने आपको जो सिलेबस की कॉपी दी है, इस सिलेबस को आईकेएप ने इस तरह से डिजाइन नहीं करा हुआ कि मैंने आपके लिए डिजाइन कर दिया है। आईकेएप ने खाली ये दिया हुआ है, भाई ये एरिया इतने मार्क्स का है, ये एरिया इतने मार्क्स का है, लेकिन उस एरिया में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं वो मैंने चैप्टर वाइज एरिया आपके लिए बाइफरगेट कर दिया है। जैसे आईकेएप कहता है हमारा पहला एरिया है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसे एग्जाम में 40 से 50 मार्क्स तक के लिए पूछा जा सकता है। दूसरा एरिया है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसे आईकेएप 10 से 20 मार्क्स तक के लिए पूछ सकता है। तीसरा एरिया है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसे आईकेएप 35 से 45 मार्क्स तक के लिए पूछ सकता है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पहले FAR 1 के सिलेबस में हुआ करते थे, अब आईकेएप ने उनको खत्म कर दिया है। या तो कुछ चैप्टर खत्म हो गए या फिर वो चैप्टर आईकेएप ने FAR 2 में शिफ्ट कर दिए। बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी मैनुअल पेपर हैं ये आईकेएप की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। उनके प्रिंट आउट भी मिल जाते हैं बुक शॉप वगैरह से। जब आप उन पेपर को देखोगे, चैप्टर सिलेबस में अब नहीं है, लेकिन मैनुअल पेपर में उसका सवाल आया है, जिसको आईकेएप अब मिटा नहीं सकता। बच्चे फिर हमसे मैसेज भेज के पूछते हैं समाजित देखें पास पेपर अपने तौर पे सॉल्व कर रहे हैं तो ये सवाल हमसे सॉल्व नहीं हो रहा। फिर हम उनको बताते हैं भाई ये चैप्टर अब आपके सिलेबस में नहीं है, लिहाजा इसको पढ़ाया भी नहीं है, तो आपसे सवाल सॉल्व कैसे होगा। पहला चैप्टर था सिंगल एंट्री सिस्टम, अब इसको एक्सक्लूड कर दिया है। एक और था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी एक्सक्लूड हो गया है। और एक और चैप्टर था IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, अब इसको उठाकर ये FAR 2 के सिलेबस में लेकर चलेगा। अब जो हमारा बेटा एग्जिस्टिंग सिलेबस है, इसके अंदर पहले तो टीचर की एलोकेशन लिख लो जल्दी से फटाफट। आपका जो पहला चैप्टर आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसके आगे आप दो टीचर का नाम लिखो, पहले लिखो सर GM एंड फिर नाम मेरा भी लिख लो। ये चैप्टर आपने 2 बार पढ़ना है। इसका जो बेसिक फॉर्मेट वगैरह है वो सर GM ने आपको पढ़ाना है। इसकी जो एडवांस एडजस्टमेंट्स हैं वो मेरे पास है। फिर IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इसका के नाम आप सर GM का लिख लो। फिर IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड एरर, इसके आगे नाम आप मेरा लिख लो। फिर है IS 33 अर्निंग पर शेयर, जिसके बारे में सर इकबाल ने आज भी आपसे बात करी है, इसका के नाम आप लिख लीजिए सर इकबाल भाभा का। फिर आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका के नाम आप लिख लो सर GM का। फिर अगले एरिया में दो चैप्टर आ रहे हैं, पहला कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। करेक्शन एरर रह गया है, करेक्शन ऑफ एरर के आगे नाम आप मेरा लिख लो। नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नाम आप मेरा लिख लो। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम लोग रेशो एनालिसिस भी कहते हैं, इसके आगे नाम आप सर इकबाल भाभा का लिख लें। फाइनली 5 चैप्टर और दिए हुए लास्ट एरिया में, उन पांचों के आगे बिस्मिल्लाह पढ़ के नाम आप मेरा ही लिख लें। और आप देख लें मैं रो नहीं रहा, देख भी रहे मेरे को, ठीक है। देखो बेटा आपको तो पता ही नहीं है चैप्टर में है क्या, कितना डेप्थ में पढ़ना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, क्या एग्जाम इंपॉर्टेंस है, मुझे सब पता है, मैं फिर भी रो नहीं रहा। जैसे कॉस्टिंग वालों को सिलेबस लिख बताया, क्या बोला सब क्या के नाम मेरा लिख दो, पूरा सिलेबस मैंने पढ़ाना है, मैं फिर भी नहीं रोया। FAR 2 वालों का 60% पढ़ाना है, मैं फिर भी नहीं रोया। ठीक है सर।
एमएफए वालों को पढ़ाना है, मैं फिर भी नहीं रोया। रो के चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है। जिम्मेदारी महसूस करने से चीज़ें कंप्लीट होती है। हिम्मत करनी पड़ती है। अल्लाह ताला रास्ते खुद ही पैदा कर देता है। लेकिन हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है। अब बेटा ये जो सिलेबस है, इसे अगर थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दूं। जैसे अभी से जीएम आपको बता कर गए, आप लोग बता रहे थे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बारे में। इस बार जो पेपर आया है, इसमें चेंजेस इन इक्विटी का सवाल आया है, अच्छा सवाल आया है। इससे पहले मार्च 24 में भी बड़ा सवाल आया था, 17 मार्क्स का। अब सर जीएम कुछ बता कर गए, तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्या होती है ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मैं कह रहे थे बता के गए सर। जी जी। हाँ, तो उसमें चेंजेस इन इक्विटी का वर्ड भी आया होगा ना। चलिए भाई, इक्विटी कहते हैं कैपिटल को। किसी भी बिजनेस में ओनर का जो भी पैसा लगा हुआ है, उसे कहते हैं कैपिटल। ठीक है सर। कंपनीज की जबान में उसे कहा जाता है इक्विटी, ओनर इक्विटी। ये जो कंपनी में ओनर की इक्विटी होती है, ये वक्त के साथ कम ज्यादा होती रहती है। इसमें चेंजेस आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, नया नया बिजनेस है, ओनर ने 100 रुपए का कैपिटल डाला। पहले साल 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होने से इक्विटी बढ़ गई, लगा हुआ पैसा बढ़ गया। 5 रुपए उसने प्रॉफिट के घर ले गया। ओनर प्रॉफिट का जो हिस्सा आपस में बांट लेते हैं, उसे कहा जाता है डिविडेंड। ओनर ने डिविडेंड ले लिया। अब बात समझो, 100 रुपए लगाए थे, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल बढ़ के 120 हो गया, 5 रुपए का डिविडेंड निकाल लिया। अब इक्विटी कम हो गई, कितनी रह गई? 115। अब ओनर क्या बोलेगा? लगाए थे 100, बचे हुए 115। अब ये 100 रुपए 115 कैसे बन गए, इसके लिए क्या क्या चेंजेस आई है, इसकी पूरी स्टेटमेंट बनाकर दिखाओ। और उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है सर। इसके बाद बेटा एक और टॉपिक है IS 7, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये एक ऐसा चैप्टर है जो तकरीबन हर अटेम्प्ट में ही पेपर में आता है, लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार ये चैप्टर जो आया है, इसका आई कैप ने कोई प्रैक्टिकल सवाल नहीं बनाया। इसके अंदर हम जो एडजस्टमेंट डालते हैं, उन एडजस्टमेंट की 8 मार्क्स की थ्योरी पूछती। कैश फ्लो का लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, 20-20 मार्क्स का। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आया है, 10-10 मार्क्स का। लेकिन इस बार ना लॉन्ग क्वेश्चन आया ना शॉर्ट आया, बल्कि इसकी एडजस्टमेंट की थ्योरी मांगी। फिर है IS 8, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड एरर। ये IS 8 पहले FER 2 में होता था। अब आई कैप इसको उठाकर FER 1 में लेकर चला गया। अच्छा सर, ये सिखाता क्या है? सर ये हमें सिखाता है 3 चीजों की अकाउंटिंग। अगर कोई चलती हुई कंपनी अपनी अकाउंटिंग की पॉलिसी तब्दील कर ले, पॉलिसी तब्दील करने की अकाउंटिंग कैसे की जाए। अगर कोई चलती हुई कंपनी अपने पास अकाउंटिंग के एस्टीमेट बदल ले, उसका तरीकाकार क्या होगा। और तीसरा, अगर हमसे अकाउंटिंग में कोई एरर हो जाए और वो एरर कुछ साल के बाद पकड़ में आए, पुरानी गलती कैसे सही करोगे। देखो एक बात तो आप मान लो, अकाउंटेंट भी इंसान है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्यों ना हो, और गलती इंसानों से हो जाती है। अकाउंटिंग करने में अकाउंटेंट से कोई गलती रह गई 2022 में, 22 के फाइनल अकाउंट गलत बन गए, 23 के भी गलत बन गए, 24 के भी गलत बन गए, 25 के फाइनल अकाउंट गलत बन रहे थे कि गलती डिस्कवर हो गई। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना, यार ये तो पुरानी गलती है, छोड़ो, जान छुड़ाओ, इग्नोर करो। भाई क्यों इग्नोर करो? 3 साल से फाइनल अकाउंट गलत बनाते हुए आ रहा हूं। गलती तो गलती है, जब भी पकड़ में आएगी उसकी करेक्शन तो करनी पड़ेगी। पुरानी गलतियां जब पकड़ में आती हैं, इस साल देखो हमारे पास टाइम मशीन तो नहीं है ना, हम 2025 में ये तो नहीं कर सकते
बैक फ्लैश में जाके 2022 में चीजों को मिटा के सही कर दें। अगर गलती 25 में डिस्कवर हुई है तो करेक्शन भी कब डालोगे? 25 में ही डालोगे ना। लेकिन 25 में अब इस गलती को ऐसे सही करना पड़ेगा जैसे ये गलती कभी हमने करी ही नहीं थी। पुरानी गलतियां कैसे करेक्ट की जाती हैं, ये हमें IAS 8 सिखाता है। फिर इसी के नीचे एक और चैप्टर आ रहा है, करेक्शन ऑफ एरर। हमारे सिलेबस में एरर के 2 चैप्टर हैं, इत्तेफाक से दोनों मैंने पढ़ाने। ये जो करेक्शन ऑफ एरर का चैप्टर है ना, ये वाहिद चैप्टर है जो आई कैप 2022 में आईए से उठाकर यहाँ पे लेकर आया है। ये पहले आईए में होता था। अभी मैंने बात की थी पिछले सालों की गलतियां अब पकड़ में आ गई, कैसे सही करोगे? सर ये भी तो हो सकता है गलती हमने करी ही 2025 में हो, 25 में गलती करी और 2025 में गलती डिस्कवर हो गई। अब क्या ये पिछले साल की गलती है? नो, ये करंट ईयर की गलती है। ये गलतियां जिस साल करी उसी साल में पकड़ में आ गई। करंट ईयर की गलतियां कैसे करेक्ट करोगे उसका तरीका अलग होता है, उसका एक अलग से में चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब तक सिर्फ एक अटेम्प्ट ऐसी गुजरी है जिसमें करेक्शन ऑफ एरर का क्वेश्चन नहीं आया। हर अटेम्प्ट में आता है। इस बार भी करेक्शन ऑफ एरर का क्वेश्चन आया है। फिर बेटा IAS 33 अर्निंग पर शेयर, तो सर इकबाल भाभा ने थोड़ा बता दिया होगा आप लोगों को क्या चीज होती है। रेशो होता है, ये रेशो हमें कैलकुलेट करना होता है। फिर एक और चैप्टर बीच में आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में NPO कहते हो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो कहलाती हैं प्रॉफिट कमाना जिनका बुनियादी मकसद नहीं होता, लेकिन अगर उनको प्रॉफिट हो जाए तो बुरी बात भी नहीं है। देखो, ज्यादातर कंपनी, ज्यादातर बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। कोई भी इदारा बनाते हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए बनाते हैं ना। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं सोचते। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई स्पोर्ट्स क्लब बनाया, स्पोर्ट्स क्लब, मकसद क्या है? स्पोर्ट्स को डेवलप करना है। अब इस इदारे का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट हो जाए तो बुरी बात भी नहीं है। ठीक है सर। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके फाइनल अकाउंट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनते हैं। इनका सौफब सौसी बहुत अलग तरीके से बनता है। जैसे इनका सौसी नहीं बनता, इनका प्रॉफिट नहीं होता, ये प्रॉफिट कमाने के लिए बने ही नहीं है। इनका बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनका बनता है हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर, मामला थोड़ा डिफरेंट किस्म का। माजिद वो क्या, इनकी बैलेंस शीट में कोई कैपिटल नाम की चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनका कोई ओनर ही नहीं होता। तो इनका क्या होता है सर? इनके पास होते हैं फंड्स। ये जिस काम के लिए भी पैसा जमा करते हैं, उस काम का अलग से एक फंड बना देते हैं। वो फंड कैसे बनते हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ये सब कुछ आपको सीखना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में। ये एक बड़ा चैप्टर है। इस बार इस पर 20 मार्क्स का सवाल है। ठीक है। इससे पिछली अटेम्प्ट में इसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया। जब आप ये 6 चैप्टर पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपकी समझ में आएगा और आपके 40 से 50 मार्क्स तक की वेटेज कवर होगी। देखिए, जब आप बात करते हो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट बनाना थोड़ा बहुत आप लोगों को पहले से आता है। लेकिन आप लोगों को जो फाइनल अकाउंट बनाना आते हैं, वो आते हैं छोटे बिजनेस के, सोल प्रोप्राइटर के। आपके सिलेबस में है हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनीज। आपको लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखनी है। क्यों सर माजिद? वो जो हमने सवाल करे थे PRC में, मिस्टर ताहिर का प्रॉफिट निकालो, मिस्टर ताहिर की बैलेंस शीट बनाओ। अबे जॉब क्या किसी मिस्टर ताहिर के पास करनी है? पेट्टे के बातें करो। अभी CA क्वालिफाई नहीं करा, ख्वाब कैसे आते हैं, दिल में ख्वाहिश क्या आती है?
या अल्लाह बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने का मौका मिले, ऐसे ही आता है ना बेटा, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करूं। जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार करते हो, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको कंपनीज का हिसाब किताब आता है? आंसर इज नो। आपको भी कंपनी के बारे में पता ही कुछ नहीं है। जब कंपनी का हिसाब किताब आता ही नहीं है, तो उस कंपनी में आपको जॉब पे क्यों रखा जाए? तो हमारे सिलेबस में जो फाइनल अकाउंट है, वो है लिस्टेड कंपनी के फाइनल अकाउंट। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी कहलाती है जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे और बेचे जाते हैं। ये वो कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। लोग वहां पे उसके शेयर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। लिस्टेड कंपनी के फाइनल अकाउंट इतने आराम से नहीं बनते, क्योंकि उनका हिसाब किताब बनाने के लिए दो चीजों की एहतियात करनी पड़ती है। पहली एहतियात, उनका हिसाब किताब बनाने के लिए हमें आईएफआरएस के मुताबिक काम करना पड़ता है। तो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में डाल दिए। और दूसरा, ये कंपनीज हैं, पाकिस्तान में कंपनीज का अलग से एक लॉ एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है। अब इतने मसाइल हैं बेटा लॉ के अंदर, कानून है, वो आपने पढ़ा नहीं है। ये जो कंपनी का लॉ है, ये हमारे सीए के अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईकेप ने इसके दो पेपर आपके सिलेबस में डाले हैं। एक आपने पढ़ना है कैप्स 7, कंपनी लॉ, और एक आपने सी फैप में पढ़ना है एडवांस कॉर्पोरेट लॉ। आपने कहा सर माजिद, ये इतना सारा कंपनी का कानून हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? और फिर वही, जॉब कंपनी में करनी है, ऑडिट कंपनी का करना है, और कंपनी का कानून तुम्हें पता कुछ नहीं है, तो कंपनी की किसी काबिल ही नहीं हो। आगे बस समझ बेटा। तो कंपनी लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें कंपनी लॉ के तहत फाइनल अकाउंट बनाना सीखने हैं। आगे आ जाओ बेटा। दूसरा एरिया आ रहा है, इसमें पहला चैप्टर लिखा हुआ है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये पूरा चैप्टर थ्योरी बेस्ड है। ये वाहिद चैप्टर है जो हमारे सिलेबस में थ्योरी बेस्ड शामिल किया गया है। ये जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं, इनको बनाने के लिए एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया गया था। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क खुद कोई अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, उसको फॉलो करते हुए बनाने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली यहाँ से थ्योरी का सवाल आता है, या फिर आपके पास जो एमसीक्यूज बनते हैं, वो इस टॉपिक की नॉलेज के ऊपर बनाए जाते हैं। फिर एक और चैप्टर आपके आ रहा है जो कि सर इकबाल ने पढ़ाना है, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसे आप लोग रेशो एनालिसिस का नाम भी दे रहे हो। रेशो कहते हैं बेटा परसेंटेज को, प्रोपोर्शन को। एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, तैयार करना, बनाना कुछ और है। और एक होता है बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना, उसमें से अपनी मतलब की इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना। ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर ने किसी पेशेंट को कोई लेबोरेटरी टेस्ट लिख कर दिया, उसने टेस्ट करवा लिया, आज रिपोर्ट लेने गया। रिपोर्ट में कुछ रीडिंग लिखी थी, कुछ टेक्निकल वर्ड लिखे थे जो आम आदमी की समझ में नहीं आते। उसने लेबोरेटरी वाले से ऐसे ही पूछा, भाई सर रिपोर्ट देख के तो बता दे, कोई बीमारी तो नहीं है मुझे, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? उसने बोला देखिए सर, हमारा काम था रिपोर्ट बनाना। हमने आपका एक सैंपल लिया ब्लड का, उस ब्लड में हमने जो ऑब्जर्व करा, हमने आपकी रिपोर्ट में लिख दिया। अब ये रिपोर्ट आप डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर इस रिपोर्ट को एनालाइज करेगा, डॉक्टर इस रिपोर्ट को इंटरप्रेट करेगा। उसको पता है उसने ये टेस्ट किस मकसद के लिए कराया था, उस मकसद के मुताबिक ये बीमारी जो सोच रहा है आपके अंदर है भी या नहीं है। अब कॉन्सेप्ट क्या है? सिर्फ रिपोर्ट बनाना सब कुछ नहीं है, उस रिपोर्ट को एनालाइज करने वाली स्किल अलग होती है। इसी तरह से जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, बैलेंस शीट बनती है, सॉसी बनती है, यकीन करो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे साथ बातें करती है, बातें। लेकिन इनकी बातें करने के लिए इनको जरा एनालाइज करना पड़ता है, इनकी जबान को समझना पड़ता है, और इनकी जबान आसान करने के लिए चीजों को रेशो पे लाना पड़ता है। जब आप चीजों को रेशो पे लाते हो,
चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है, इंटरप्रेट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल, मान लो किसी बच्चे का मैट्रिक का रिजल्ट आया, सारे पेपर पास कर गया, पेरेंट्स को बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे पेपर निकल गए। अब्बू ने पूछा मार्क्स, अच्छा अब्बू मेरे 855 मार्क्स आए। अब्बू परेशान, 855 पता नहीं अच्छे हैं या बुरे। बच्चे ने अब्बू की परेशानी देख ली, समझ ली, उसने फौरन समझदारी का जवाब दिया। उसने कहा अब्बू मेरी 88 परसेंटेज आई है। उसने मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करा। अब्बू फौरन समझ गए कि भाई मैक्सिमम परसेंटेज 100 होती है, आउट ऑफ 100 मेरे बच्चे की 88 आई है, इससे कंपेयर करूं तो बहुत अच्छी आई है। बात वही है, बोला अब्बू 855 मार्क्स आए, परफॉर्मेंस अब्बू की समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करा 88%, बात अब सबकी समझ में आ रही है। चीजों को परसेंटेज पे लाना सीखो, चीजों को रेशो पे लाना सीखो। इससे क्या होता है, इससे आपकी बनाई हुई बैलेंस शीट जब रेशो में बनाओगे, लोगों को और अच्छी समझ में आएगी। अपना बनाया हुआ सॉसी जब रेशो पे लेकर आओगे, लोगों को उसे समझने में और मदद मिलेगी। ये रेशो परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, ये इन्होंने रखा हुआ है एक अलग से चैप्टर में। इसका नाम रख दिया इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर आ जाओ अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, IAS 16, जिसको आप लोग डेप्रिसिएशन के नाम से PRC में पढ़कर आए हो। इसका पूरा नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये जो बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का IAS है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। अगर इस IAS को मैं हटा दूं, यकीन करो बाकी सिलेबस भी आपकी समझ में नहीं आएगा। क्यों सर माजिद, कुछ है इसके अंदर। आप कोई भी चैप्टर करोगे, मेरे साथ करो, सर GM के साथ करो, सर इकबाल के साथ करो, जगह जगह सवालात में डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, IAS 16 बीच में आ जाएगा। जगह जगह एसेट को रीवैल्यू करवाना पड़ेगा, सरप्लस का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ये सब IAS 16 आपको सिखाएगा। हमारे सिलेबस में एक सवाल पेपर में ऐसा लाजमी आता है जिसमें IAS 16 की नॉलेज को डिटेल में चेक किया जाता है। या तो वो सवाल IAS 16 का सिर्फ अपना होता है, सिर्फ अपना, सारी नॉलेज IAS 16 की टेस्ट कर रहा है, या कभी कभी IAS 16 के साथ मिला देता है उसके बाकी रिश्तेदारों को, और बाकी रिश्तेदारों के नाम आगे लिखे हुए, गवर्नमेंट ग्रांट, बोरिंग कॉस्ट, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इस बार जो सवाल आया है 17 मार्क्स का, पेपर का लास्ट, IAS 16 का, उसमें मेजर काम तो IAS 16 का करना था, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा मिला दिया IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट को। और उसमें इम्पेयरमेंट के मामला जो हैं वो आपके साथ थोड़े से मिलाकर पूछे गए। तो हमें सबसे ज्यादा टाइम इम्पेयरमेंट वाले टॉपिक पर ही IAS 16 पे लगाना है। और सबसे पहले हमें इसी IAS से बातचीत को शुरू भी करना है। चलिए दोस्त, फिर हमारा अगला चैप्टर आ रहा है IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स। इसका भी ताल्लुक IAS 16 से है। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है इमदाद। गवर्नमेंट हर अच्छे काम के लिए ग्रांट्स देती है। ठीक है, समझाने के लिए छोटी सी एग्जांपल, यूनिवर्सिटीज के अंदर लोग PhD वगैरह करते हैं, वहां पे वो लोग रिसर्च का काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देती है गवर्नमेंट, तो फिर वो रिसर्च एक्टिविटीज आगे बढ़ती है। रिसर्च करने के लिए पैसा चाहिए ना, या तो वो पैसा स्टूडेंट खुद लेकर आए, मुमकिन नहीं है, या वो पैसा उससे कोई यूनिवर्सिटी दे, यूनिवर्सिटी खुद गवर्नमेंट के खर्चे पे चल रही है,
तो भी गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है। इसी तरह से बेटा एज्यूम करो कोई इंटीरियर सिंध का इलाका है, वहां पर लोगों के पास रोजगार के ज्यादा मौके नहीं, गवर्नमेंट उन्हें रोजगार देना चाहती है, एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट ये भी नहीं कर सकती ना पूरे इंटीरियर सिंध को उठाकर कराची में लेकर आ जाए। एम्प्लॉयमेंट वहीं देनी है, उसी इलाके में देनी है। गवर्नमेंट के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना उस इलाके में फैक्ट्रियां लगाई जाए। एक फैक्ट्री भी लगती है ना, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि खुद फैक्ट्रियां लगाने बैठ जाए। गवर्नमेंट का काम क्या है? सिर्फ फैक्ट्रियां लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। मान लो कोई भी कह दे, सर मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, उस इलाके में गैस ही नहीं है, बिजली नहीं है, रोड टूटे फूटे हैं। ये गवर्नमेंट का काम है गैस बिजली वहां तक पहुंचाए। ये गवर्नमेंट का काम है अच्छे रोड प्रोवाइड करे। कोई भी कह दे, मैं जिस इलाके में फैक्ट्री लगाने की बातें कर रहा हूँ वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन है, अमनो अमान। एक गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर वहां पे स्टेबल करके दे। ठीक है सर। मान लो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा प्राइवेट सेक्टर को, लोग आगे आए और आगे आगे इंटीरियर सिंध के अंदर इस इलाके में फैक्ट्री लगाए। मान लो मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने गवर्नमेंट को बोला अगर मैं इस आपके कहने से इंटीरियर सिंध के इस इलाके में फैक्ट्री लगाऊं, तो जो फैक्ट्री मैं कराची में लगा सकता हूँ मैं इतनी दूर दराज क्यों लगाऊं? इसमें मेरा क्या फायदा है? फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री लग गई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, लोग खुश हो गए। गवर्नमेंट के कहने पे फैक्ट्री लग गई, गवर्नमेंट की भी वाह वाह हो गई। हमारा क्या फायदा है इसके अंदर? गवर्नमेंट ने बोला चलो अब आपका फायदा निकालते हैं। पहला फायदा, उस इलाके में फैक्ट्री लगाने के लिए आपको जमीन चाहिए। गवर्नमेंट के पास बहुत जमीन है, आपको फ्री में देंगे, वापिस भी नहीं लेंगे। मैंने कहा वाह यार मजा आ गया। जमीन गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट में दी जा रही है, इमदाद में दी जा रही है। गवर्नमेंट ने बोला वहां फैक्ट्री लगाओ। मान लो वहां पे अगर आप 20 करोड़ की मशीनें लगाओगे, उसके लिए 15 करोड़ रुपए आपको हम देंगे। 10 साल तक मशीनें वहां लगा के चलाओ, बाद में मशीनें आपकी, शर्त एक है, वहां के मुकामी लोगों को रोजगार दो। मैंने कहा और मजे आ गए यार। 20 करोड़ की मशीन, 5 अपने लगाओ, 15 गवर्नमेंट दे रही है, बाद में वो मेरे हो जाएंगे। अब सवाल जहन में आ रहा है, गवर्नमेंट अगर ग्रांट्स देती है, जिसको ये ग्रांट मिलती है वो उसकी अकाउंटिंग कैसे करे, उसको रिकॉर्ड कैसे करे, उसकी एंट्री कैसे बनाए? इस काम के लिए हमने अकाउंटिंग में अलग से एक स्टैंडर्ड बना दिया, नंबर रखा IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। अब देखो दो टॉपिक कितने आराम से मिल गए। गवर्नमेंट ग्रांट में जमीन दे रही है, जमीन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ग्रांट में मिली IAS 20। गवर्नमेंट मशीनें खरीदने के लिए ग्रांट दे रही है, मशीनें IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ग्रांट मिल रही है IAS 20। इस बार IAS 20 का अपना सवाल आया, थ्योरी बेस्ड सवाल आया। छोटे छोटे से सिनेरियो लिखे हुए थे, आपको डिस्कस करना था इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाए। फिर एक और आ रहा है IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। ये चैप्टर पहले FAR 2 में होता था, अब FAR 1 में ले गए। अभी जो अटेम्प्ट हुई है इसी मार्च के महीने में, इसमें जो FAR 1 का पेपर आया उसके सेक्शन 1 का पहला सवाल बोरिंग कॉस्ट का ही था। बोरिंग कहते हैं लोन लेने को। कंपनीज अक्सर लोन लेती हैं और लोन लेकर बड़े बड़े एसेट्स को बनाने की कोशिश करती हैं। अगर कंपनी लोन लेकर बड़े बड़े एसेट्स को बनाने की कोशिश करती हैं, तो उसके ऊपर देना पड़ता है इंटरेस्ट। हमारे टॉपिक का नाम है बोरिंग। बोरिंग कहते हैं लोन लेने को। कॉस्ट, 100 रुपए का लोन लिया वो तो लाइबिलिटी है, लेकिन 100 रुपए पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो हमारी कॉस्ट है। अगर आप लोन लेकर बड़े बड़े एसेट बनाते हो उधार के लेकर, उस उधार पे जो इंटरेस्ट पे करते हो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, इसके लिए हमने IAS 23 बना के रखा हुआ है। फिर 2 IAS मिल गए। लोन लेकर एक नई बिल्डिंग बना रहा हूँ, लोन लेकर मशीनें लगा रहा हूँ, लोन IAS 23। मशीनें लगा रहा हूँ IAS 16। फिर आ रहा है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट IAS 36। इस बार इसका सवाल आया है IAS 16 के साथ मिला के।
इम्पेयरमेंट का मतलब होता है किसी एसिड की वैल्यू में अचानक से कमी वाक़ई हो जाना। अगर किसी एसिड की वैल्यू अचानक से गिर जाए, इसको हम कहते हैं हमारा एसिड इम्पेयर्ड हो गया है। ठीक है, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई। चलो एग्जांपल लेते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, फैक्ट्री में आग लग गई, मशीनें जल गई। जल जाने से पहले ये मशीनें 80 लाख रुपए की थी। जल जाने की वजह से मशीनें डैमेज हो गई, अब उसकी वैल्यू गिर के 50 लाख रह गई। एक झटके में मशीनों की वैल्यू 30 लाख रुपए से गिर गई। अगर एक झटके में मशीनों की वैल्यू 30 लाख से गिर गई, तो क्या मैं ये बोलूंगा मेरी मशीनें आज एक दिन में 30 लाख से डेप्रिशिएट हो गई? नो। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर यूजफुल लाइफ। ये कोई सिस्टमेटिक एलोकेशन थोड़ी हुई है, ये तो एक झटके में वैल्यू गिर गई। जब किसी एसिड की वैल्यू अचानक से गिर जाए, उसकी वैल्यू में कमी वाक़ई हो, उसको हम कहते हैं हमारा एसिड इम्पेयर्ड हो चुका है, एक लॉस का शिकार हो गया है, इम्पेयरमेंट लॉस। क्या होता है इम्पेयरमेंट लॉस, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी बातें आपने IAS 36 में पढ़ी। फिर बेटा लास्ट चैप्टर आ रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो बिल्डिंग वगैरह को बोलते हैं। बास प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिसको हमने इन्वेस्टमेंट मकसद के लिए रखा होता है। मकसद अलग होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। सुनने में आया बराबर वाला बेंगलोर TSA ने खरीद लिया। इस एग्जाम्पल है खाली। मैंने इनकी मैनेजमेंट से बोला अच्छा अच्छा भाई, लगता है कैंपस और बढ़ा रहा हो, बराबर की बिल्डिंग में भी कैंपस बनाओगे, क्लासे करवाओगे? कह रहे नहीं सर। मैं कहा, फिर लिया क्यों है? मैं कहा, सर तबानी कह रहे थे बेचने वाला बहुत मुनासिब पैसों में बेच रहा है और हमारे पास इस वक्त कैश है, हमने खरीद कर उसको ले लिया है। मैं कहा, अब करोगे क्या? अब मैं कहा, तबानी साहब कह रहे थे फिलहाल इसको किराए पर दे दो, जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी वक्त के साथ हम इसको बेच के कमाएंगे, यहाँ पर अपना कैंपस नहीं बनाएंगे। अब देखो, प्रोफेशनली सोचो, ये बिल्डिंग भी TSA की है, इसमें हम बैठे हुए हैं, बराबर की बिल्डिंग भी TSA की, दोनों में फर्क है। जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये वो बिल्डिंग है जिसको TSA ने अपने बिजनेस के कामों में यूज करने के लिए रखा हुआ है। इस बिल्डिंग को रखने का मकसद किराए पे देना नहीं है। इस बिल्डिंग को रखने का मकसद वैल्यू बढ़ने के बाद बेचना नहीं है। इस बिल्डिंग को रखने का मकसद बिजनेस में यूज करना है। बराबर की बिल्डिंग भी है, वो भी हमारी है, लेकिन उसको रखने का मकसद अलग है। हमने उसे किराए पर देने के लिए रखा हुआ है या बेच के कमाने के लिए रखा हुआ है। ये भी हमारी बिल्डिंग है, ये कहलाएगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इस पे लगेगा IAS 16। बराबर की बिल्डिंग भी हमारी है, लेकिन उसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, वो कहलाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और उसका स्टैंडर्ड कौन सा बन गया? IAS 40। जरा सी चीज की सोच बदलो, कॉन्सेप्ट बदलो, उसकी अकाउंटिंग बन जाती है। बस बेटा ये हमारा छोटा सा सिलेबस है जो हम लोगों को कवर कर। सिलेबस सबकी समझ में आ गया? स्टडी टेक्स्ट लाजमी चाहिए, अभी नहीं चाहिए। शुरू के एक दो चैप्टर तो मैं अपने हैंडआउट से भी निकाल लूंगा, उसमें सारी थ्योरी भी लिखी हुई है, सारे सवाल भी दिए हुए। IAS और IFRS में क्या फर्क है बेटा? बेटा IAS और IFRS में क्या डिफरेंस है, ये इंशाल्लाह अगली क्लास में बात करेंगे, जब हम लोग IAS पर पढ़ना शुरू करेंगे। अब बेटा हम लोग शुरू करेंगे IAS 16 से, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो निकल निकल के और चैप्टर के साथ मिक्स हो जाती है। तो जब तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ो, बाकी सिलेबस इतना अच्छा समझ में नहीं आता। सिलेबस सबकी समझ में आ गया है? ठीक है बेटा, इंशाल्लाह जैसे ही मेरी कोई अगली क्लास अरेंज होती है, कल है क्लास, टेबल नहीं आया, जैसी बेटा कोई क्लास अरेंज होती है, कल हो या ईद के बाद हो, इंशाल्लाह हम लोग फिर IAS 16 को शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।